हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा वो बदलाव किया गया है, तो उसको भी देखेंगे कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे फाइनल रिजल्ट निकालना है। इस डेरिवेशन में हमें बायो-सावर्ट लॉ की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या डिराइव करना है। यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है कहाँ पे, फॉर अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए x और y, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया जिसकी डिस्टेंस लेंथ क्या ले ली, x और xy ले ली। ठीक है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज कैपिटल R पे, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी है वायर की, जो कंडक्टर की वायर हमने एज्यूम की है xy, और इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक, और इसके हम बायो-सावर्ट लॉ के लिए बायो-सावर्ट लॉ ही इसमें यूज करने वाले। तो हमने मान लिया इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो I ले लिया, और करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है। इसी करंट की डायरेक्शन में अलोंग हमने एक स्मॉल एलिमेंट dl जो कि करंट एलिमेंट हमने ले लिया। अब ये करंट एलिमेंट हमने ये जो लेंथ लिया कितने डिस्टेंस पे लिया है, L डिस्टेंस से, P पॉइंट से एंगल फाई से, एंगल P पॉइंट से एंगल फाई किसके बीच में आ रहा है। अब ये जो एंगल थीटा लोगे ना, सबसे पहले हमें एंगल थीटा लेना पड़ेगा। सो एंगल जो थीटा होगा वो पोजीशन वेक्टर R और इस लेंथ एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट dl के रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थीटा एंगल से पॉइंट P पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर R और ये लेंथ एलिमेंट dl, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो एंगल थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट लेंथ एलिमेंट dl जो I लिख सकते हैं और R। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो लेंथ एलिमेंट है, मतलब जो करंट एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होगी, करंट के ही डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही हम लेंगे। लेकिन अभी जब हम अगर बायो-सावर्ट लॉ इसमें अप्लाई करें तो क्या है, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाय R स्क्वायर। तो हमें इसे इंटीग्रेट भी तो करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे कुछ तो लिमिट पॉइंट पता होना चाहिए ना, कि कहां से कहां तक हमें करना है। या तो हमें लेंथ पता हो, पूरी लेंथ पता हो कि कहां से कहां तक है लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो हमने तो एक स्मॉल पोर्शन ही लिया है, और या तो हमें फिर एंगल पता हो कि कहां से कहां तक है। तो इसीलिए इस वाले डायग्राम को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने अगर यहाँ पे एंगल थीटा से इस पॉइंट P पे ये एंगल फाई ले लिया, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, एंगल थीटा और फाई। तो अगर हम लोग एंगल थीटा प्लस एंगल फाई कर दे इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना PM, इसको यहाँ पे कोई भी पॉइंट A ले लो, तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा प्लस एंगल फाई कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा ना, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, एंगल 90। तो अगर मैं थीटा ले लूँ, थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वाले फॉर्मूला में हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाइव। तो एक को तो हमने कन्वर्ट कर लिया। और देखते हैं यहाँ पे dl है, dl भी हम तो पता है ये dl चेंज होता रहेगा ना, लेंथ एलिमेंट डिस्टेंस के हिसाब से लेंथ एलिमेंट dl चेंज होता रहेगा। वैसे ये थीटा है, थीटा भी आप देख रहे हो, अगर ये जो P पॉइंट से ऐसे हम जैसे नीचे की तरफ देखते जाए, तो नीचे की तरफ लेंथ अगर बढ़ते जा रहा है, तो थीटा भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा ना, थीटा भी क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो थीटा हमारा बढ़ते जाएगा, थीटा भी हमारा वेरिएबल है। R डिस्टेंस देख लो, R डिस्टेंस भी हमारा वेरिएबल है ना। जैसे जैसे अगर हमने ये R पोजीशन वेक्टर लिया है, तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा R डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा ना, ऐसे R डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है ये भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, dl भी वेरिएबल है, सिर्फ μ0/4 पाई और I यही कांस्टेंट है। तो अगर हम बायो-सावर्ट लॉ लगा रहे हैं तो ये तीनों जो वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल का कोई तो एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, मतलब किसी एक के तो इक्वल होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने एंगल फाई ले लिया है, जो कि एंगल क्या है, P पॉइंट से एंगल बना हुआ है। लेकिन अब जब अगर समझो कोई ऑब्जर्वर है यहाँ से, अगर हमें लेंथ एलिमेंट लेना है, तो हमने यहाँ पे फाई, जो एंगल फाई है उसी को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो कैसे वेरी करेंगे, अब समझ लो, अगर यहाँ पे एंगल फाई है, ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं क्या देखूंगा, ऊपर की तरफ ये लेंथ जो है कहां तक खींचा जा रहा है, तो उसकी एंगल होगी ना कोई एंगल, तो मैंने उसकी एंगल ले ली, φ2 ले ली।
वैसे ही अगर इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मैं नीचे की तरफ देखूं कि ये इसका लोअर छड़ा कहाँ तक है वायर का, तो इसको करते जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पता लगा कहीं जाके डिस्टेंस 5 1 पे, तो इसलिए मैं एंगल फाई को हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल के सोर्स में। कहाँ से कहाँ तक कि नीचे का जो एंगल बढ़ते जाएगा हॉरिजॉन्टल से वो क्या होगा फाई 1, ऊपर का जो एंगल बढ़ते जाएगा वो क्या हो जाएगा फाई 2 हो जाएगा। तो हमें अब लिमिट मिल गई ना कि नीचे के लिए हमने क्या ले लिया, एंगल को फाई 1 ले लिया और ऊपर के लिए एंगल को क्या ले लिया फाई 1। तभी तो इसको हम जब थीटा डीएल आर स्क्वायर तभी को हम वेरी कर सकेंगे ना, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो इसलिए हमको लिमिट चाहिए ना, तो लिमिट के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाई 1 और फाई 2 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव की दे दिया, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आप कहाँ देख रहे हो, नीचे की लिमिट देख रहे हो ना, तो इसलिए इसको पर्पसली हमने क्या दे दिया है, नेगेटिव, कि हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे हो, तो नीचे की तरफ माइनस फाई 1 से लेके ऊपर की तरफ फाई 1 2 तक प्लस फाई 1 2 तक का हमें क्या मिला है, रेंज लेना है। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया है, माइनस दे दिया, ताकि हम इसको किसी भी पॉइंट पी डिस्टेंस से नीचे की तरफ देख रहे हैं अगर, तो एंगल हमारा फाई 1 है, और ऊपर की तरफ ऊपर के लिमिट या ऊपर का जो पॉइंट है ना एज वायर का, वहां तक का जो क्या लगेगा लेंथ हमारा एंगल क्या रहेगा फाई 2 रहेगा। इसलिए इसको हमने फाई 1 और फाई 2 दे दिया, इसलिए नीचे की लिमिट को हमने फाई 1 दे दिया, ऊपर के नीचे को फाई 2 दे दिया। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो कोई तो कॉमन हमें वैल्यू चाहिए जो कि वेरी हो सके सबके इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 दे दिया, तो ये डायग्राम को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखिए सबसे पहले इस थीटा हमें चाहिए, इस स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस तो हमें पता है क्या है, ये डिस्टेंस हमारा ये जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, कहां से, पॉइंट एम से ये डिस्टेंस है ना, पी डिस्टेंस पे एंगल ये मतलब डिस्टेंस आर है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता था, ठीक है। अब हमें ये जो स्मॉल एल है ये हमें पता कर, तो स्मॉल एल तो हमें पता ही है ना, देखो ये हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ठीक है, और अपोजिट फाई का अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट भी पता है, तो हम tan थीटा अगर लगा ले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा ना, तो tan फाई क्या हो गया हमारा, देख रहे हो ये अपोजिट l और एडजेसेंट क्या हो गया हमारा r, ठीक। तो हमें l की वैल्यू मिल जाएगी ना लेंथ एलिमेंट, तो l हमारा क्या हो जाएगा r tan फाई, l क्या हो गया हमारा r tan फाई, तो देखो r tan फाई। अब इसी तरह l मिल गया है तो हमें लेंथ एलिमेंट भी मिल जाएगा ना dl, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो हमने l का डिफरेंशिएशन क्या किया, dl बाय डी फाई। समझ में आ रहा है आपको, l का डिफरेंशिएशन क्या किया, dl बाय डी फाई, तो इसीलिए तो हमको dl मिल जाएगा ना, तो इसीलिए हमने l लिया था। अब r तो एज इट इज रहेगा, और tan फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर फाई, tan फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर फाई, तो इसीलिए dl बाय डी फाई आ गया r sec स्क्वायर फाई। लेकिन स्टूडेंट्स हमको तो dl चाहिए, तो इसलिए मैं dl को यहां रखूंगा और ये डी फाई में यहां लेके जाऊंगा, तो इसलिए dl क्या हो गया r sec स्क्वायर फाई डी फाई, r sec स्क्वायर फाई, और ये डी फाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो आपको पहला वेरिएबल आपका मिल गया जो dl हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब दूसरी चीज आ जाते हो, दूसरी चीज है r डिस्टेंस भी, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है ना, ये पोजीशन वेक्टर r है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोजीशन वेक्टर का ये भी बढ़ता जाएगा ना, r भी बढ़ता जाएगा ना, तो इसीलिए हमने क्या करा, अब हम cos फाई को ले लें। इसी cos फाई को अगर आप लोगे तो आपको ये तो पता है हाइपोटेनस आपको पता है, और यहाँ पे एडजेसेंट भी पता है ना, तो हम cos फाई ले ले तो क्या हो जाएगा, cos फाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब एडजेसेंट क्या है r ना, और हाइपोटेनस क्या है ये, तो इसी एंगल में अगर हम cos फाई ले ले तो उसका एडजेसेंट क्या है r, और हाइपोटेनस क्या होगा स्मॉल r, है ना। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें स्मॉल r को क्या करो यहाँ पे रख लो, तो cos फाई नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो इसलिए स्मॉल r क्या हो जाएगा, r बाय cos फाई, स्मॉल r क्या हो जाएगा कैपिटल R बाय cos फाई। तो हमें इस स्मॉल r की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। लेकिन 1 अपॉन cos क्या होता है, इसको हम sec लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec फाई, तो इसलिए स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल R sec फाई, स्मॉल r की वैल्यू हो गई कैपिटल R sec फाई। तो देखो यार स्मॉल r भी हमारा हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है, साइन थीटा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जब हमें ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे थे तो एंगल फाई प्लस एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल कितने का है 180, तो अगर ये 90 है, ये दोनों का एडिशन भी 90 रहेगा, तो इसलिए एंगल थीटा प्लस एंगल फाई क्या रहेगा 90। हमें एंगल थीटा चाहिए ना, एंगल थीटा, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। अब दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है
cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इसलिए sin 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा cos फाइव, sin 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा cos फाइव। तो देखिए यहाँ पे sin थीटा आप किसके बराबर हो जाएगा cos फाइव, तो यहाँ पर मैं sin थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ cos फाइव लिख सकता हूँ। समझ में आ गया स्टूडेंट, मतलब हमें डीएल भी मिल गया लेंथ एलिमेंट, sin थीटा भी मिल गया, आर की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो बारी बारी से सारे वैल्यू जो तो बॉक्स किए ना मैंने, सारे वैल्यूज हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर, इसको मान लो 1 पे, इक्वेशन नंबर ए ले लो, इक्वेशन ए में हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले, ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू ले लो और इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अब हमें लिमिट भी पता है कहां से कहां तक कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली नीचे φ1 से लेकर ऊपर वाला एंगल φ2 तक, φ1 से लेकर ऊपर वाला एंगल φ2 तक। dv की वैल्यू हमें पता है बायो-सावर्ट लॉ μ0/4 पाई i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब इस सारे जो हमें वैल्यूज मिले हैं ना उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख रहे हो लिमिट किसकी लगी है फाई की, तो हमें सारे वैल्यूज भी किसके टर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे फाई के, इसीलिए मैंने सारे को क्या कर दिया, सारे वैल्यूज को फाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने μ0/4 पाई i, ये तो हमारा कांस्टेंट है, μ0/4 पाई i कांस्टेंट है। अब देखिए dl की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, देखो कैपिटल R sec स्क्वायर फाई d फाई, dl कन्वर्ट हो गया ना फाई में, तो देखो कैपिटल R sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। sin थीटा की वैल्यू क्या है cos फाई, तो देखो sin थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी cos फाई। अब नीचे यहाँ पे क्या था स्मॉल r स्क्वायर था ना, तो देखो पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू क्या है r कैपिटल R sec फाई, तो इसकी जगह लिख दी r स्क्वायर ना, तो इसलिए स्मॉल r क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर ना, तो कैपिटल R स्क्वायर sec स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर sec स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, है ना। हमने पहले सब वैल्यू फाई के इसमें कन्वर्ट कर ली, लिमिट भी हमारा -φ1 to φ2 था। अब क्या क्या कैंसिल होगा ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा कैपिटल R बचेगा ना, बराबर sec स्क्वायर फाई, यहाँ पर sec स्क्वायर फाई है, तो ये sec स्क्वायर फाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे cos फाई बचा, ठीक है, cos फाई बचा, तो हमने क्या लिया μ0/4 पाई और ये जो r बचा है ना यहाँ ले लिया μ0/4 पाई r। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है cos फाई, तो cos फाई लिखा, और ये जो d फाई है ये d फाई बचा है, cos फाई d फाई। समझ में आया आपको, ठीक है। अब अगर हम इंटीग्रेशन ले तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई कहाँ से कहाँ तक -φ1 से लेके +φ2 तक, -φ1 से लेके +φ2 तक, +φ2 तक, ठीक है, +φ2 तक। तो क्या होगा स्टूडेंट्स cos फाई का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin फाई हो जाएगा, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin फाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -φ1 से लेके +φ2 तक। तब हम क्या करेंगे इस फाई की जगह एक बार फाइनल वैल्यू जाए तो φ2 और एक बार माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि -φ1 है, तो इसको अगर हमें लिखने जाए, मैं ये सब ऐसे ही रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा sin φ2 बराबर φ2 माइनस sin -φ1 आएगा -φ1, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए हम साइन माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन पहले है और ये हो गया माइनस साइन φ1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट +φ1 लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये -φ1 है ना, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हमारा वैल्यू आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का μ0/4 पाई r sin φ2 + sin φ1। यही आपको इक्वेशन पता करना था, ठीक है। तो b तो आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर न्यूमेरिकल में कभी आता है स्टूडेंट्स तो आपको ना सिर्फ φ1 और φ2 की वैल्यू ही चेंज करनी होती है, ठीक है, φ1 और φ2 की वैल्यू बताई गई होती है, बाकी ये सब तो कांस्टेंट ही होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके केसेस है कुछ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इनफाइनाइट वायर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, मैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए ले रहा हूँ, अगर ये लेंथ मेरा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो देख रहे हो जो एंगल फाई है ना, एंगल φ1 और φ2 अगर इनफाइनाइट पे है, या इस पॉइंट पी को मैं एकदम नियर ले लूँ, पॉइंट पी को एकदम क्लोज ले लूँ, ठीक है, इस वायर के कंडक्टर के क्लोज ले लूँ, पॉइंट पी को कंडक्टर के एकदम क्लोज ले लूँ, तो क्या होगा अगर एकदम क्लोज ले लिया तो जो वैल्यू है मेरा किसका φ1 और φ2 का,
φ1 और φ2 बहुत क्लोज आ रहा है, धीरे धीरे क्लोज आते जा रहा है, क्लोज आते जा रहा है। ऐसे जैसे जैसे नजदीक होते जाएगा ऐसे 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 पैरेलली हो जाएगा ना इस कंडक्टर के, और ये एंगल क्या क्या बनाएगा 90 बनाएगा ना। एंगल φ1 और φ2 जैसे अगर एक क्लोज ले लूं, ये पॉइंट P ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे आते जाएगा, तो एंगल बढ़ते जाएगा ना, और एक पॉइंट आएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो आपका एंगल कितना बना देगा φ1 और φ2 दोनों 90 बना देगा। तो इसलिए हमारा φ1 मतलब φ1 और φ2 दोनों ही 90 हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ बना देगा, ये नीचे की तरफ पूरा 90 बना देगा। तो उस केस में φ2 और φ1 की वैल्यू हम क्या लेंगे 90 लेंगे। तो साइन 90 वो भी 1, ये भी साइन 90 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ना। तो इसलिए अब इसी इक्वेशन में ये μ0i/4πr इंटू क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या μ0i/2πr। याद रखिए फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस यही आपके टेक्स्ट में डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो ये कब है, जब हमने कंडक्टर के डिस्टेंस को क्या लिया है इनफाइनाइट, पॉइंट P से पॉइंट P नियरर टू कंडक्टर एंड एट इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू μ0i/4πr। अब दूसरा मतलब 2πr। अब दूसरा केस, अगर हम किसी एक एंड पे ले, किसी एक एंड पे ले, तो अगर मान लो φ2 एंड को हमने क्या ले लिया वेरी इनफाइनाइट लेंथ पे, इसको इनफाइनाइट लेंथ पे ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया 90, और φ1 वाला अगर नजदीक है, इसको कुछ नहीं किया, तो क्या किया क्लोज बट नियर एनी, नियर एनी। तो अभी नियर एनी है, तो हम φ1 को क्या ले ले यहाँ पे, हमने φ1 को मान लो 0 ले लिया। तो φ1 अगर 0 ले लिया क्योंकि वेरी क्लोज है, तो φ1 हमारा 0 एंगल होगा, और जो φ2 होगा कैसे 90। तो हमने इसी इक्वेशन में क्या करना है, φ1 की जगह क्या करना है 0। φ1 अगर 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, और φ2 की वैल्यू क्या ले ली हमने 90, तो ये 1 हो जाएगा। तो μ0i/4πr, μ0/4πr, ठीक है। अब अगर आप एंड और मिडल टर्मिनल पे ले रहे हो, तो हमने अभी तो निकाल लिया ना क्या कि एंड का वैल्यू निकाल लिया, तो एंड का वैल्यू और मिडल टर्मिनल का वैल्यू देखो, मिडल टर्मिनल का वैल्यू कितना आया था μ0/2πr ना, इसी की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो इनटू हाफ, तो क्या आ जाएगा 4πr ना। इसमें ये इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, इसको अगर हमने एंड लिया, एंड इसको हमने मिडल टर्मिनल लिया, तो बी एंड किसके बराबर होता है 1/2 ऑफ मिडल, बी मिडल हाफ होता है। अब अगर थर्ड केस देखें, एट एक्सिस पे तीनों अगर ये दोनों अगर एक्सिस पे हो जाए, एक्सिस पे हो जाए मतलब ये इसके ना, तो ये वाला जो एंगल है φ2 ये इस पर हो जाएगा, और ये φ1 कितना हो जाएगा 180 ना, ऐसे हो जाएगा ना, ये φ2 ऊपर और ये φ1 नीचे, तो 0 और 180 हो गया ना। तो 0 और 180 केस में क्या होगा, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो पूरा वैल्यू ही बी का क्या हो जाएगा 0, वैल्यू बी का क्या हो जाएगा 0। याद रखिए अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ तक पूछा गया है, तो ये किसके लिए ले रहे हैं इनफाइनाइट के लिए ले रहे हैं, तो उसका अदर वर्ड क्या है इनफाइनाइट लेंथ का, कि वेरी P इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर। ये जो पॉइंट P है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हमें पता करना है, वेरी क्लोज टू कंडक्टर ले लो, ठीक है, वेरी क्लोज टू कंडक्टर ले लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, काफी लंबा वीडियो है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें क्या पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो इसके लिए हम बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ये आई डी एल साइन थीटा जो वेरिएबल ये सब वेरी करना है ना, तो इसको हमें इंटीग्रेट भी करना है, तो ये सब वेरिएबल है, चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा, डीएल भी करंट सेम रहेगा, करंट डीएल चेंज होगा साइन थीटा आर स्क्वायर। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, आई और करंट की डायरेक्शन करंट एलिमेंट डीएल के क्या है बराबर है, उसी डायरेक्शन में रहेगी, और एंगल फाई पे ठीक है, एंगल थीटा से पोजीशन वेक्टर आर, और करंट एलिमेंट की क्या है डायरेक्ट, ये क्या है डायरेक्ट, ये बता रही है थीटा, एंगल बता रहा है थीटा जो है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर और डीएल पे हमने फाई एंगल से लिया, इसको दोनों को क्या करेंगे एडिशन 90 ही रहेगा, तो यहाँ से एक हमें आ जाएगा थीटा प्लस आर से हमें क्या मिल जाएगा थीटा, तो थीटा को हम वेरी कर सकते हैं। डीएल के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, tan फाई को एज्यूम कर लेंगे, tan फाई को क्या ले लेंगे यहाँ पे अपोजिट, हम लोग क्या ले लेंगे अपोजिट अपन एडजेसेंट ले लेंगे, तो हमें एल आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डीएल बाई डी फाई आएगा, तो डीएल मिल जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तीसरा बचा क्या स्मॉल आर के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे किसी स्मॉल आर को अगर देखिए, अगर हम ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर ले रहे तो कॉस फाई ले सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये पता है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट तो ये है, हाइपोटेनस ये है, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो ऐसे हमें स्मॉल आर भी मिलेगा। अब बस सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो हमें वैल्यू आ जाएगा। केसेस याद रखना है आपको, अगर वेरी क्लोज ले लो, पी पॉइंट वेरी क्लोज टू ले लो, तो वेरी क्लोज ले लो तो φ1 और φ2 दोनों ही क्या रहेगा 90 रहेगा, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा μ0i/2πr।
अगर इस पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, किसी एक एंड पे ही ले रहे हैं, किसी एक एंड, या तो ऊपर ले लो या तो नीचे ले लो, तो एक तो हमारा 90 बना रहेगा, दूसरा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 ले लिया, इसको 90 ले लिया, तो भी हमारा क्या आ जाएगा 4πr, ठीक है। और अगर तीसरा है, अगर एक्सिस पे ले रहे हो तो थीटा हमारा 5/2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 5/1 क्या ले लेंगे 90 या 0 ले लेंगे, या तो 5/2 को आप 0 ले लो और 5/1 को क्या ले लो 180, तो उस केस में ये बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा स्टूडेंट्स, याद रखिए अपने महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से अगर बोला जाए तो आपको यहीं तक ही करना है सॉल्व, ठीक है। अगर एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए देखा जाए तो सीबीएसई के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप जेई नीट मेंस दे रहे हो तो आपको ये तीनों ही केस याद रखने हैं, तब तो डेरिवेशन याद नहीं रखना है, तब तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके तीनों केस कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आपको इतना करना है और सीबीएसई के लिए पूरा करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।